दोस्तों 25 जुलाई 2000 शाम के करीब 4 बज रहे हैं। एयर फ्रांस की फ्लाइट 4590 टेक ऑफ के लिए तैयार होती है। ये विमान पेरिस से न्यूयॉर्क जा रहा है, लेकिन ये कोई आम पैसेंजर फ्लाइट नहीं, बल्कि ये फ्लाइट है सुपरसोनिक विमान की। ये एक ऐसा एरोप्लेन है जो साउंड की दोगुनी स्पीड से उड़ता है, यानी आप इसकी स्पीड को एक बंदूक से निकली हुई गोली से कंपेयर कर सकते हो। आमतौर पर जो नॉर्मल फ्लाइट्स होती हैं पेरिस से न्यूयॉर्क जाने के लिए, वो अक्सर 8 घंटे का समय लेती हैं, लेकिन सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड विमान ये सफर सिर्फ 3.5 घंटे में ही पूरा कर सकता है। एक और खास बात यह है कि ये फ्लाइट अमीर लोगों से भरी हुई है। कॉनकॉर्ड में उड़ान भरना एक लग्जरी कंसीडर किया जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता हो, क्योंकि सिर्फ पेरिस से न्यूयॉर्क जाने की और न्यूयॉर्क से वापस पेरिस आने की एक फ्लाइट टिकट $12,000 की पड़ती है। और ये बात हो रही है आज से 25 साल पहले की। अगर आप इन्फ्लेशन को अकाउंट में लो तो ये नंबर $21,000 यानी 17 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। दोस्तों 4:40 पर यह फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए तैयार होती है। रनवे पे स्पीड अप करना शुरू करती है। जैसे ये विमान रनवे पर धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है, अपने आप को स्पीड अप करता है, एयरपोर्ट पर बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अचानक से देखते हैं कि प्लेन के नीचे कुछ आग जैसा जल रहा है, कुछ नीचे दिख रहा है जो आग जैसा लग रहा है। तो वो पायलट को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पता चला कि तब तक प्लेन काफी ज्यादा स्पीड गेन कर चुका था और अब ये रुकने के लिए बहुत लेट हो चुका था। और अब यहाँ प्लेन की टेक ऑफ को अबॉर्ट करना बहुत ही मुश्किल था और नहीं किया जा सकता था। अगर इसे अबॉर्ट किया जाता तो प्लेन में बैठे हुए सभी लोगों की जान खतरे में पड़ती। पायलट इस बात को वापस से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं और कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन हवा में उड़ जाता है और ये आग हवा के साथ बढ़ती ही जाती है। देखते ही देखते ये आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। प्लेन में बैठे पायलट प्लेन को लेवल करने की कोशिश करते हैं, कुछ इंजन स्विच ऑफ कर देते हैं। पता चला कि अब प्लेन में इतनी स्पीड ही नहीं बची है कि हवा में रह पाए। और एयरपोर्ट के बगल में मौजूद हाईवे पर जा रहे लोग अपनी गाड़ियों से बैठे हुए प्लेन को देखते हैं, इस दृश्य को देखते हैं जो कि बहुत ही हैरानी वाले थे, बहुत ही चौंका देने वाले थे। और पायलट्स कुछ ही मिनट्स में पूरी तरीके से प्लेन पर अपना कंट्रोल खो देते हैं, लूज कर देते हैं और ये प्लेन पेरिस के 15 किलोमीटर दूर एक होटल में जाकर क्रैश हो जाता है। क्रैश में 100 के 100 पैसेंजर्स जो प्लेन में थे और 9 के 9 क्रू मेंबर्स जो प्लेन में थे, सबके सब मारे जाते हैं। The world's most prestigious aircraft crashes. More than 100 people are dead. ये प्लेन क्रैश दुनिया को चौंका कर रख देता है। लोगों को यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। वो सोचते हैं कि ये तो हमारा सबसे प्रेस्टिजियस एरोप्लेन था, दुनिया का सबसे टॉप क्लास एरोप्लेन कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक एरोप्लेन है, ये कैसे क्रैश कर सकता है। सुपरसोनिक प्लेन्स की हिस्ट्री में ये पहला और इकलौता क्रैश था। ना तो इसके पहले कोई कॉनकॉर्ड प्लेन क्रैश हुआ था और ना ही इसके बाद ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन इस एक प्लेन क्रैश ने सुपरसोनिक विमानों का इतिहास बदल कर रख दिया। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं सुपरसोनिक विमानों के इतिहास के बारे में, इस प्लेन क्रैश के बारे में और कॉनकॉर्ड की पूरी कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस सुपरसोनिक सफर को। Concorde, the paper dart jetliner conceived jointly by Britain and France to shrink the world and cut air journey times in half. Supersonic transport is going to be built. We are going to be able to bring the world closer together in a true physical and time sense. In Concorde, suddenly, no two places will be more than 15 hours apart. Concorde lived a life of superlatives and contradictions, but just a little too far ahead of her time. दोस्तों सुपरसोनिक शब्द स्पीड ऑफ साउंड से यानी कि आवाज की गति से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। आमतौर पर सी लेवल पर स्पीड ऑफ साउंड लगभग 1236 किलोमीटर पर आवर होती है। यहाँ लगभग इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हवा के तापमान के हिसाब से भी ये स्पीड डिपेंड करती है। अगर हवा का टेम्परेचर ज्यादा या फिर कम हो जाए तो साउंड की स्पीड भी डिफरेंशिएट कर सकती है। अब एक विमान कितनी तेजी से उड़ रहा है, इसे 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। मोटे मोटे तौर पर अगर उसकी स्पीड साउंड से कम है तो उसे सबसोनिक कहा जाएगा। साउंड की स्पीड के आसपास की स्पीड को ट्रांससोनिक कहते हैं। साउंड की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड को सब सुपरसोनिक कहते हैं और साउंड की स्पीड से 5 गुना या फिर उससे भी ज्यादा कोई स्पीड है तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। दोस्तों इन स्पीड्स को माक नंबर्स में रेफर किया जाता है। बेसिकली माक नंबर एयरक्राफ्ट और साउंड की स्पीड का रेशो होता है। आमतौर पर जिन हवाई जहाज में हम आज के वक्त में ट्रेवल करते हैं वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं। उनकी स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है, तो वो सबसोनिक की कैटेगरी में आएंगे। और जो कॉनकॉर्ड विमान था, और यहाँ पे था पे ध्यान देना क्योंकि आज के दिन विमान एग्जिस्ट नहीं करता, और क्यों नहीं करता इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। उसकी स्पीड होती थी 2160 किलोमीटर पर आवर यानी कि 2160 किलोमीटर पर आवर, जो ऑलमोस्ट मार्क 2 के बराबर होती है। और आज के हमारे पैसेंजर फ्लाइट्स मार्क 0.8 के बराबर हैं। अगर आप इंसानों के सबसे तेज एरोप्लेन की स्पीड जानना चाह रहे हो तो वो है मार्क 3, 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज चलने वाला फाइटर जेट है लॉकहीड मार्टिन SR-71 ब्लैकबर्ड। और इसका जो अगला मॉडल आएगा SR-72 जो होगा वो भी डेवलप
डेवलपमेंट में चल रहा है, जिसे हो सकता है कि इसी साल के एंड तक दोबारा से बनाया जाए, दोबारा से एक बार रिजुविनेट किया जाए, टेस्ट किया जाए, जिसकी स्पीड मार्क 6 से भी ज्यादा हो सकती है, यानी 7400 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा। इस केस में ये सुपरसोनिक से भी ऊपर जाकर हाइपरसोनिक की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि ये कैटेगरी मार्क 5 से लेकर मार्क 10 की स्पीड के लिए होती है। अब सुपरसोनिक एरोप्लेन के बारे में सोच के लगता है कि ये कोई बहुत ज्यादा नई चीज होंगी, अभी 30-35 साल पहले आए होंगे, लेकिन इंसानों ने साल 1947 में ही सुपरसोनिक बैरियर को पार कर दिया था। Cracking the sound barrier in the X-1 marked another milestone in aviation history. 14 अक्टूबर 1947 में यूएस एयरफोर्स के मेजर चार्ल्स येगर वो पहले पायलट थे जिन्होंने एक एरोप्लेन को सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ाया। ये चीज इन्होंने करी थी अमेरिका के मोहावे डेजर्ट के ऊपर। इसके तुरंत बाद ही बड़े बड़े बिजनेसमैन और कमर्शियल एविएशन कंपनीज को भी सुपरसोनिक फ्लाइट से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। उन्होंने सोचा कि सिर्फ मिलिट्री ही क्यों सुपरसोनिक फ्लाइट्स करे, क्यों ना हम आम लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए भी अब ऐसे एरोप्लेन्स बनाएं, ऐसे फ्लाइट्स बनाएं जो सुपरसोनिक स्पीड्स पर चल सकें। करीब 10 साल तक इस चीज पर बहुत ज्यादा काम चला, काफी ज्यादा काम हुआ, लेकिन अर्ली 1960 में यूएस और सोवियत यूनियन के बीच एक कोल्ड वॉर हो रही थी। और अगर आप कोल्ड वॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे जाके हमारी फुल लेंथ वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। तो इस टाइम पीरियड में यूएस की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री थी उनका सारा का सारा फोकस स्पेस पर लगा दिया था। उन्हें चांद पर जाने में ज्यादा इंटरेस्ट था, स्पेसक्राफ्ट डेवलप करने में ज्यादा इंटरेस्ट था एरोप्लेन के कंपैरिजन में। तो सुपरसोनिक सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो रही थी वो अमेरिका से शिफ्ट होकर यूरोप में चली गई। फ्रांस और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर एक मल्टी-बिलियन डॉलर डील साइन करी और रिसर्च करी आगे चल के। Britain and France joined forces on the project. In 1962, a formal agreement was signed between both nations to bring Concorde into being. This one project committed both nations to Europe's largest technological enterprise. और 29 नवंबर 1962 को दोनों सरकारों ने कनकॉर्ड एग्रीमेंट को दुनिया के सामने लाकर रखा। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों सरकारें मिलकर यहाँ पर एक सुपरसोनिक जेट लाइनर बनाएंगे जिसे पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ मिलिट्री के लिए नहीं। कुछ ही सालों बाद मार्च 1969 में पहले कनकॉर्ड विमान की सक्सेसफुल फ्लाइट उड़ी। और देखते ही देखते कुछ और सालों बाद कनकॉर्ड दुनिया की पहली सुपरसोनिक फ्लाइट बन गई, पहली कमर्शियल सुपरसोनिक फ्लाइट बन गई, जहां पर सिविलियंस, सिर्फ मिलिट्री के ही लोग नहीं बल्कि सिविलियंस भी अब सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल कर सकते थे। इस फ्लाइट की टैगलाइन बनी अराइव बिफोर यू लीव, क्योंकि अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके यूरोप से अमेरिका जाने के लिए इस फ्लाइट को आधा टाइम लगता था, ये आधे टाइम में आपको पहुंचा सकती थी। और एक कनकॉर्ड के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेस्टीज की बात थी, बहुत इज्जत की बात थी, क्योंकि आज के दिन तक पिछले 25 सालों में कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है, इकलौता ऐसा कमर्शियली उड़ने वाला प्लेन रहा है कनकॉर्ड जो कि ऐसा कर सकता हो। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि आज के टाइम में दुनिया में 90% जो एरोप्लेन बनाए जाते हैं वो एयरबस और बोइंग जैसी दो कंपनीज बनाती हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों कंपनीज की डुओपोली है दुनिया भर के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। लेकिन जो कनकॉर्ड विमान था इसको बनाने के लिए कनकॉर्ड लिमिटेड करके अलग कंपनी बनाई गई थी और इसी वजह से इसमें बहुत से यूनिक फीचर्स भी थे। और शायद से इसमें सबसे यूनिक फीचर था वो थी इनका नोज वाला पार्ट। इसका जो फ्रंट नोज था, जो इसके फ्रंट में जो आगे मौजूद नोज थी वो ऊपर और नीचे एडजस्ट करे जा सकते थे टेक ऑफ और लैंडिंग के समय, ताकि पायलट्स अच्छे से देख सके, विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी हो। ये नोज जो होती थी नीचे की तरफ कर दी जाती थी और जब एरोप्लेन आसमान में उड़ जाता था, तेजी से उड़ रहा होता था, तो वो नोज नीचे रहने की वजह से प्लेन को कोई दिक्कत ना हो, एरोडायनामिक्स में कोई दिक्कत ना हो, उसको अच्छा करने के लिए इस नोज को दोबारा से ऊपर कर दिया जाता था। आज के एरोप्लेन के कंपैरिजन में इसका इंटीरियर बहुत ही छोटा था। आप एक तरह से कह सकते हो कि अपने आप में एक लार्ज साइज की मिसाइल जैसी थी, जिसके अंदर सिर्फ 100 लोग ही बैठ पाते थे, जो कि आज के हिसाब से काफी ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 100 ही लोग बैठ पाते थे। और शुरुआत में इसका इंटीरियर भी बड़ा सिंपल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ही और ज्यादा लग्जरियस बनता गया, क्योंकि इस एरोप्लेन की टिकट खरीदना इतना सस्ता नहीं था। तो जब वैसे ही अमीर लोग इसकी टिकट खरीद रहे हैं तो इस एयरलाइंस ने सोचा कि क्यों ना, जब वो लोग हमें $12,000 $15,000 पहले ही दे रहे हैं बिना कोई लग्जरी के, तो अगर हम उन्हें कोई लग्जरी दे दे तो हो सकता है वो हमें $14,000 तक दे सकें। तो यही सोच के उन्होंने अपने इंटीरियर को थोड़ा और लग्जरी बनाना शुरू किया, थोड़ा और लग्जरियस बनाना शुरू किया। टाइम के साथ साथ शैंपेन और कैवियर जैसी चीजें भी इस प्लेन में सर्व करे जाने लगी थी और इस एरोप्लेन में ट्रैवल करना लोगों के बीच एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया था। 1990s में दुनिया भर के जो भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे, सेलिब्रिटीज थे, स्पोर्ट्स स्टार्स थे, जो भी बड़े पॉलिटिशियंस थे, सब ने एक ना एक बार कनकॉर्ड के विमान में फ्लाइट जरूर ली थी। फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भी इस फ्लाइट में
बहुत बार बैठे थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने पूरे करियर के दौरान कनकॉर्ड का एक बहुत ही जबरदस्त सेफ्टी रिकॉर्ड रहा था। इन फ्लाइट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। 25 साल से ज्यादा हो गए थे इस प्लेन को उड़ते हुए, लेकिन आज तक एक भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबकी सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था, बहुत ही हाई क्वालिटी सीट बेल्ट इस्तेमाल की जाती थी, और जो जो चीजें आप सोचते हैं कि उतने प्राइस के साथ और उस स्पीड पे करी जानी चाहिए, वो सब करे जाते थे। और टाइम के साथ, क्योंकि लग्जरी भी फर्स्ट क्लास जैसी हो गई थी, तो उस टाइम पर कनकॉर्ड अपने आप में दुनिया की बेस्ट फ्लाइट मानी जाती थी। लेकिन ये सब बदल गया 25 जुलाई 2000 को, जब एयर फ्रांस की फ्लाइट 4590 क्रैश हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बताया था। जब वो क्रैश हुई तो ये सब चीजें बदल गई। प्लेन में मौजूद 109 के 109 लोग मारे जाते हैं। इस क्रैश में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि जो प्लेन इस प्लेन के कनकॉर्ड के पहले उड़ा था रनवे पर, वो रनवे से उसने उस रनवे पर एक 17 इंच का छोटा सा मेटल का टुकड़ा गिरा दिया था। और जब एयर फ्रांस की कनकॉर्ड फ्लाइट रनवे पर उड़ान भरने के लिए आई, जब ये स्पीड भर रही थी, तो जो मेटल का टुकड़ा था वो जाकर इसके टायर से टकरा गया और टायर में फंस गया। हालांकि टायर पंचर नहीं हुआ, लेकिन टायर कट जरूर गया था। और टायर के कटने की वजह से जो छोटे छोटे पीस टायर के थे, वो उड़ते उड़ते धीरे धीरे जाके उसके लेफ्ट विंग के नीचे बहुत ही तेजी से टकराए। इसकी वजह से बहुत ही हाई प्रेशर शॉक वेव क्रिएट हुई, जिसकी वजह से जो फ्यूल टैंक मौजूद था कनकॉर्ड में, जो कि बाय द वे बहुत बड़ा फ्यूल टैंक था, उससे जाके टकरा गया और वो फ्यूल टैंक बर्स्ट हो गया, यानी कि फट गया, उसमें छेद हो गया। प्लेन हवा में उड़ा तक नहीं था कि फ्यूल लीक होना शुरू हो गया था। और क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हीट होती है प्लेन के पहिए घूमने की वजह से, और उसके अंदर जो बहुत तेज इंजन चल रहा होता था, उसके वजह से इतनी ज्यादा गर्मी थी वहां पे, जैसे ही फ्यूल लीक होना शुरू हुआ, वैसे ही उसमें हीट की वजह से आग लग गई, इस फ्यूल पर आग लग गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस आग को जलते हुए नोटिस जरूर किया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। प्लेन को रोका नहीं जा सकता था, तो प्लेन उड़ गया। आग बहुत ही तेजी से फैलती गई, क्योंकि उसे बहुत ही तेजी से ऑक्सीजन फीड की जा रही थी। नॉर्मल अगर रुक जाता तो थोड़ी देर में उसे क्या पता बंद किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि उसमें लगातार ऑक्सीजन आती रही, तो इसी वजह से उसे रोका ना जा सका। प्लेन के पायलट्स आग को कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने इंजन को स्विच ऑफ करने की कोशिश करी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि फ्यूल में कुछ दिक्कत है। उन्हें लग रहा था क्या पता इंजन में कोई दिक्कत हो, इसी वजह से प्लेन को दिक्कत आ रही है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इंजन को बंद किया, प्लेन धीमा होता गया और इवेंचुअली इतना ज्यादा धीमा हो गया कि ये हवा से क्रैश कर गया, स्टॉल कर गया और एक होटल में जाकर क्रैश हो गया था। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि बहुत आसपास की बात है, तो आप इतना सोचिए इसकी स्पीड के बारे में। जैसे ये एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ था, उससे क्रैश होने में इसे 2 से ढाई मिनट का समय लगा था, लेकिन उस 2 से ढाई मिनट में ये 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर गया था। और इसी से हमें इस प्लेन की स्पीड के बारे में पता चलता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस इंसिडेंट ने दुनिया के लोगों को चौंका कर रख दिया था, क्योंकि अभी तक हर कोई मानता आ रहा था कि ये प्लेन इतना सेफ है, कितने प्रेस्टीज की बात है इसमें ट्रैवल करना कितने स्टेटस की बात है। दोस्तों, आप इसे एक तरह से टाइटैनिक से कंपेयर कर सकते हो, इसे किया जा सकता है उससे कंपेयर। टाइटैनिक जहाज को लोग मानते थे कि कितना बड़ा जहाज है, ये तो अनसिंकेबल है, ये कभी डूब नहीं सकता। ये कनकॉर्ड कितना बड़ा और प्रेस्टीजियस एरोप्लेन है, ये तो कभी क्रैश ही नहीं हो सकता। लेकिन उन दोनों के साथ क्या हुआ, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। वैसे अगर आप टाइटैनिक के बारे में नहीं जानते, तो ऊपर आई बटन जाके आपको टाइटैनिक का फुल लेंथ वीडियो जरूर चेकआउट करना चाहिए। इस क्रैश के बाद प्लेन की रेपुटेशन बहुत ज्यादा गिर गई। आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज ने दोनों ने फैसला लिया कि हम टेम्परेरी इस प्लेन को रिटायर कर देते हैं, जब तक वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेते, कंप्लीट नहीं कर लेते। कुछ महीने बाद, यानी कि लगभग 1 से सवा साल बाद, नवंबर 2001 में वो वापस से कनकॉर्ड की फ्लाइट्स को रीइंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उनका बिजनेस कभी भी उस तरह से वापस रिकवर नहीं कर पाता जैसे क्रैश के पहले किया था। इसके पीछे बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं। सबसे पहले तो प्लेन क्रैश से हुई जो एरोप्लेन की खराब रेपुटेशन थी, ये तो ऑब्वियसली एक रीजन सामने रखा जाता है और ये मेन कारण हो भी सकता है। लेकिन इसके अलावा 2001 नवंबर में जब इस फ्लाइट को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो एक बहुत ही खराब समय था, क्योंकि सितंबर 2001 में हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था। आतंकवादियों की तरफ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था, उसमें 4 प्लेन्स को क्रैश कराया गया था। उसके बाद पूरी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ठप हो गई थी। लोगों ने डर में आकर एरोप्लेन्स में ट्रैवल करना कम कर दिया था और इसके साथ ही कनकॉर्ड प्लेन में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी थी। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी आप किसी जेट फाइटर को देखते हो, जो कि सुपरसोनिक प्लेन्स होते हैं, जब वो टेक ऑफ करते हैं या फिर जब वो अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, तो आपने जरूर किसी वीडियो में देखा होगा कि वो जब पार करते हैं तो एक तरह से बूम निकलता है, और इसी चीज को साउंड बैरियर को तोड़ना कहते हैं। जब ये साउंड बैरियर तोड़ता है तो ये बूम की आवाज जनरेट करता है, और ये जो बूम की आवाज आती है बहुत ही ताकतवर होती है, बहुत तेज होती है, इसका नॉइज लेवल बहुत ज्यादा होता है। ये एक बार ही सुनने में तो बहुत अमेजिंग लगती है, लेकिन बार बार अपने घर के ऊपर ऐसे खतरनाक ब्लास्ट सुनना एक परेशानी बन जाएगी। इन प्लेन्स के नॉइज लेवल बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से लोकल लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया
था। इसके साथ ही एक और प्रॉब्लम थी फ्यूल कंजम्पशन। एक आम पैसेंजर एरोप्लेन के कंपैरिजन में कनकॉर्ड का जो फ्यूल कंजम्पशन था वो 4 गुना ज्यादा था। तो ये ना तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा था और ना ही इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा था। और फाइनली आखिरी बड़ी वजह थी इन प्लेन्स को मेंटेन करने की कॉस्ट और ऑपरेट करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी। ब्रिटिश एयरवेज के लिए इन प्लेन्स को 1 साल तक मेंटेन करने की कॉस्ट 1 बिलियन पाउंड्स पड़ती थी, जो कि उस जमाने की बात है। आज के टाइम में ये 1.8 बिलियन पाउंड्स के आसपास हो जाती है। एक आइडिया के लिए देखिए तो 1.8 बिलियन पाउंड्स का मतलब है 18,000 करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में काफी बड़ा नंबर हो जाता है। और अगर आप एक पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से भी सोचो तो 17 लाख रुपए एक फ्लाइट टिकट पर स्पेंड करना कुछ ज्यादा से भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो भी सिर्फ 3 घंटे बचाने के लिए, जिसमें क्रैश के पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो बड़ी आसानी से ट्रैवल कर रहे थे, तो उनको पैसे की दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक बार क्रैश हुआ तो लोगों के बीच में ऐसी सोच बनने लगी कि जो आप 3 घंटे बचा रहे हो इस फ्लाइट में जाकर, वो जो 3 घंटे बचा रहे हो आप ज्यादा पैसा दे रहे हो, उसके साथ ही आप अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हो। उतनी स्पीड में अगर कुछ भी हुआ तो आपके बचने के कोई चांसेस नहीं है, जो किसी भी कस्टमर के लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल इक्वेशन नहीं है, चाहे वो कोई बिलियनियर हो या फिर कोई नॉर्मल आदमी हो। और लोगों ने सोचा कि नॉर्मल प्लेन से सफर करने पे कम से कम वो लेट पहुंचेंगे, लेकिन उनके दिल में जान और उनके जेब में पैसे दोनों ही बचे होंगे। और जो बची कुची कसर थी वो 9/11 अटैक्स ने पूरी कर दी थी, और इसीलिए दोबारा रीइंट्रोड्यूस होने के बाद भी ये फ्लाइट्स नॉर्मली 80% से भी ज्यादा खाली उड़ती थी, जिसकी वजह से 2003 में फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज ने फैसला किया कि वो अपनी कनकॉर्ड फ्लाइट्स को परमानेंटली बंद कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे। और 24 अक्टूबर 2003 को आखिरी कमर्शियल कनकॉर्ड फ्लाइट उड़ी। दुनिया के इतिहास में ये आखिरी कमर्शियल सुपरसोनिक फ्लाइट भी थी। आज के दिन लगभग 22 साल बाद भी कोई सुपरसोनिक फ्लाइट एग्जिस्ट भी नहीं करती। और आमतौर पर हम जिस भी सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी आज भी आगे बढ़ रही है। अगर आप पिछले 15 साल में मोबाइल फोन सेक्टर में देखो तो कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, लेकिन एरोप्लेन सेक्टर में यही टेक्नोलॉजी पीछे की तरफ आई और अभी भी इसका आगे जाने के चांसेस कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। लॉजिकली सोचने पर लगता है कि जब 30 साल पहले एक सुपरसोनिक फ्लाइट एग्जिस्ट करती थी तो आज तो हर एक फ्लाइट सुपरसोनिक होनी चाहिए, हम सभी को 2000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ना चाहिए। लेकिन ये सुनने में जितना भी अजीब लगे पर यही सच है कि आज के जमाने में एक भी फ्लाइट एग्जिस्ट नहीं करती जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकती है जेट फाइटर्स के अलावा। आप दोस्तों कनकॉर्ड के बारे में और इस क्रैश के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।